रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड क्या है, क्यों हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना है। देखो ये वाला जो इमेज था ना, यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर ले। ये कॉम्प्लेक्सेस है जो इस तुम्हारे पायरुविक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम आयन, टीपीपी, लिपोइक एसिड, ट्रांसएसिटाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का है, बट एक जगह नोट डाउन कर लोगे। सेम उसी तरीके से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्साइनिल कोए में कन्वर्ट होता है तो भी एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम वर्क कर रहा है। तुम लोग आंसर करते रहो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ईटीएस सिस्टम। क्लियर। और सुनते भी रहो, जहां जहां डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वहां वहां कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हुआ होगा। देखो कुछ हम चीजें तुम्हें बता दे रहे हैं। मैलिक डिहाइड्रोजनेज, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट। क्लियर। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मतलब सक्सिनेट पहले आएगा, फ्यूमरेट बनेगा, देन फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट। अब एक और डिहाइड्रोजनेज होगा, लिंक रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजन 1 2 3 4, 4 लोकेशन पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। इन्हीं 4 लोकेशंस पे तुम्हें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। दीज आर बेसिकली कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, कैरियर मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। मैम मैं आज का रिकॉर्ड लेक्चर देखो, ठीक है बेटा देखो, हाँ अपलोड करेंगे हम। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम NADH एंड FADH2। हाँ ठीक है, एक्चुअली अभी हमें एटीपी मिली नहीं है ज्यादा। एटीपी हमारे पास कितनी आई है, डायरेक्ट एटीपी सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स के एटीपी मिले हैं। तो इन्हीं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो आपके पास NADH FADH है, इससे हमें एटीपी को सिंथेसाइज करना है। मतलब इनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्लियर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लेंगे तो इसको जो कैरी करेगा, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से आपका एटीपी सिंथेस से, कॉम्प्लेक्स से एटीपी सिंथाइज होगा। क्लियर, एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो हमें अब यही प्रोसेस देखना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम लोग नोट डाउन कर लेना। रोल ऑफ एकेनेटेज इन क्रेब्स साइकिल, 5 कार्बन एसिड। चलो अभी आंसर करो, व्हाट इज द नेम ऑफ 5 कार्बन एसिड इन क्रेब्स साइकिल। Oxidative decarboxylation steps in Krebs cycle and FADH2 formation steps, GTP harvesting step, मतलब सिंथेसिस स्टेप। ये सारी चीजों को देखना। और अभी बस बता, सिर्फ 5 कार्बन एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। करेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कल होमवर्क में बोला था कि रिवाइज करना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आई होप कि सबने रिवाइज किया होगा, फिर भी हम एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल्फ डिपेंडेंट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल है, जिसको हम सेल विद इन सेल थ्योरी से भी प्रूफ करते हैं। सेल विद इन सेल थ्योरी हम प्रूफ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के पर्पज से। इसके अंदर जो हमारा राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम होता है, which is the characteristics of prokaryote cell। क्लियर। एंड इसके पास अपना डीएनए होता है। जहां जहां डीएनए है वहां वहां हमें पता है कि 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड से हमें क्या बन रहा है, क्रिस्टी बन रहा है। और जिस एरिया को इसने कवर किया है, मतलब ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स। क्लियर। एंड फिर आपके पास एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बच रहा है, दैट इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या यू कैन से इट पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो आपको रिएक्शन और लोकेशन यहाँ से ध्यान में रखना है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, स्मॉल स्पेस टू क्विकली एक्युमुलेट प्रोटॉन्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल जो आप केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में जो आप थाइलेकोइड के अंदर देख रहे थे, वो चीज यहाँ पे क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। क्लियर। कोई क्रिस्टी है, क्रिस्टी पे ही हमें पता है ऑक्सीसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो हमारा F1 पार्टिकल की तरह वर्क करेंगे। F1 पार्टिकल जिनको हम कहते हैं, और वहां से एटीपी की सिंथेसिस में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। क्लियर है।
किसी को डाउट लोकेशन के बारे में? और मैट्रिक्स में आपका क्या हो रहा था? मैट्रिक्स में आपका रिएक्शन चल रहा है, क्रेब्स साइकिल वाले सारे रिएक्शंस हो गए। क्रेब्स साइकिल का वो कौन सा स्टेप है जो इनर मेम्ब्रेन के पास में हो रहा है? विच स्टेप टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है बेसिकली। क्रेब्स साइकिल, फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशन, क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड, जहाँ पे हमने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 का पार्ट करेगा, अभी देखते हैं उसको। ठीक है, ईटीएस सिस्टम का भी पार्टिसिपेट करेगा, ईटीएस सिस्टम में भी, एंड क्रेब्स साइकिल में भी पार्टिसिपेट। तो अभी तक की जो कहानी हुई उसमें हमने क्या देखा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बना, दिस इज द गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। देन क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल से हमारा पूरा डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है। इज इट क्लियर? सब एकदम अच्छे से सुनो, डीकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट हो चुका है, सारे मॉलिक्यूल्स टूट चुके हैं और उससे CO2 रिलीज हो गया। ठीक है बेटा, तो CO2 वाला स्टेप तो पूरा कंप्लीट हो गया। वाटर हमें कहीं कहीं मिला है, अभी कंप्लीटली हमारा वाटर नहीं हुआ। कुछ एटीपी मिले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिच रिड्यूसिंग एजेंट्स मिले हैं हमें, जो NADH FADH2 के फॉर्म में हमें मिले हैं, जो इनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अभी कैरी हो रहे हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हमें इनसे फेच आउट करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एंड एज अ रिजल्टेंट हम वहां पे क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। देखो, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हाई होगा, एंड देन आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम वो कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा और उससे एटीपी की सिंथेसिस हो। ठीक है, लोकेशन अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। अभी आपने पहले क्या देखा था? थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन। इस इमेज को देखो ध्यान से, ये क्या है? बाइलिपिड लेयर है। ये क्या है? बाइलिपिड लेयर है। ये आउटर मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर है, एंड ये इनर मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उसको पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म तो फॉलो करना पड़ेगा कुछ भी। अभी एक चीज ऐसी है, ध्यान रखना, जो NADH आपका बना था, NADH.H ग्लाइकोलिसिस में, उसको भी यहाँ आना है। ठीक है, बस तो अभी ध्यान रखो कैसे आएगा, क्या होगा, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, वो हम लोग बाद में बात। क्लियर? तो मीन्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन बैरियर है। अब सबको याद होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी, क्या क्या है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या प्रोटोमोटिव फोर्स तभी जनरेट होगा जब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी। व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट? प्रोटॉन पंप होना चाहिए, ओके ठीक है, करेक्ट। और ग्रेडियंट होना चाहिए, करेक्ट। मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, करेक्ट है। ग्रेडियंट होना चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, पहली चीज तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए। एक बैरियर होना चाहिए, मेम्ब्रेन बैरियर होना चाहिए। दूसरा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, आपको ATP सिंथेज चैनल होना चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिनके थ्रू आपकी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वर्क करे। हाँ बेटा, ठीक है। क्लियर है? अभी ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, और इसकी लोकेशन को पूरा रिकॉल करो और रिलेट करो क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट में ये वो जगह था जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था, मतलब थाइलेक्वाइड की अगर मेम्ब्रेन ये थी तो ल्यूमेन में H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था, और मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा था वहां का। क्लियर? इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटो सिस्टम। क्लियर? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 आपका हाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहा था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस स्पेस में, ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इस स्पेस में देखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे प्रोटॉन एक्युमुलेट होगा। अभी हम बता रहे हैं उस चीज से ध्यान से सुनो। अब इस एक्युमुलेशन के लिए सेम उसी तरीके से थ्योरी वर्क कर रही है कि साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स जहां जहां होगा वो प्रोटॉन को नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वो देखते हैं। केमी ऑस्मोटिक अभी हम बता रहे हैं, उसको रिलेट करो। प्रोटॉन जहां जहां साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स होगा वहां वहां वो प्रोटॉन को नहीं होगा, और वो एक्सपेल कर देगा उसको बाहर की तरफ, कंसेंट्रेशन बढ़ गया। क्लियर? इधर कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, H+
आयन NAD+, NADH ब्रेक डाउन होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो सब अभी हम देखते हैं, ठीक है। दोबारा रीजनरेशन हमें करना है, NAD+ को भी रीजनरेट करना है, FAD+ को भी रीजनरेट करना है। बट एज ए रिजल्टेंट यहाँ पे हमारा H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड उसी के ट्रांसपोर्टेशन से ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा एंड इस कॉम्प्लेक्स के वर्क से आपका देखो टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, ध्यान रखना पॉइंट, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा है 1 2 3 4, इस तरीके से चीजें लिखी हुई है। 2 को फोकस करो, 2 को फोकस करना। 2 आपका क्या है, ध्यान से देखो 2 पे क्या लिखा हुआ है, फ्यूमेरेट। सक्सीनेट से फ्यूमेरेट का बनना कौन सा स्टेप है, कहाँ का स्टेप है, क्रेब्स साइकिल का। याद आ रहा है मैंने क्या बोला था, वो इनर मेम्ब्रेन के साइड पे चला। तो दिस इज द कॉमन फॉर द बोथ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में कुछ फैक्टर हैं जो कि आपके क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या यू कैन से सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो FADH2 बना था वो डायरेक्ट इस सिस्टम से एंटर कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है, समझ में आ रही है, कुछ समरी समझ में आ रही है। अभी 1 बाय 1 देखते हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि NAD, हमने पहले बोला तुम्हें कि NADH.H इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP एंड FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। वाई, उसका रीजन है कि वहां पे दो बार आपको जब FAD एंटर कर रहा है, देखो यहाँ पे एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 क्विनोन है ये। अभी देखते हैं कैसे है क्या है, बस अभी ग्राफ को समझो। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि एक बॉल है, बॉल को हमने दिया तो बॉल ऐसे जंप करेगी, फिर ऐसे जंप करेगी, फिर ऐसे जंप करेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे क्या है बेटा, सब उसकी बाउंसिंग, उसकी एनर्जी में गैप आ रहा है, उसकी एनर्जी में डिफरेंसेस आ रहे हैं। हर बार जब वो ग्राउंड को टच कर रही है कुछ एनर्जी वहां से रिलीज हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, सराउंडिंग में, वो काम का नहीं है। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका NADH एंटर किया, देखो NAD+ पहला कॉम्प्लेक्स का पार्ट है और पहले कॉम्प्लेक्स को वो देगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एंटर कर रहा है तो इसको 1 2 3 3 एनर्जी गैप मिल रहे हैं बड़े बड़े, जहां पे प्रोटॉन पंप्ड है और उससे वो ATP को प्रोड्यूस कर सकता है। तो 3 गैप 3 ATP। FAD एंटर किया तो उसको सिर्फ ये 1 और 2, तो FAD इज इक्वल टू 2 ATP। यहाँ तक क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही है। ट्रांसपोर्ट चेन और एनर्जी गैप का ये ग्राफ है, इसमें आपको देखना है कि जो एनर्जी के लिए प्रोटॉन पंप, मतलब एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि वहां हाई एनर्जी रिलीज हुई और उसकी वजह से प्रोटॉन पंप वर्क किया और ATP के सिंथेसिस हो गई। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो जब NAD+ आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को दे रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स को एक प्रोटॉन पंप, दो प्रोटॉन पंप एंड 3 प्रोटॉन, मतलब 3 बार उसको एनर्जी गैप, ऐसा हाई एनर्जी गैप मिल रहा है जिसकी वजह से ATP का जनरेशन हो सकता है। एंड FAD एंटर कर रहा है, FAD इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देगा और वो एंटर कर रहा है तो उसको सिर्फ 2 एनर्जी के प्रोटॉन पंप मिल रहे हैं और 2 एनर्जी गैप की वजह से वो इक्विवेलेंट हो गया 2 ATP। क्लियर है ये चीज, इज इट क्लियर। फास्ट रिप्लाई करो बेटा, आज थोड़ा क्लास हम जल्दी खत्म करेंगे इसलिए हमें कवर भी करना है। क्लियर है, और एकदम अटेंटिव होके सुनो। आज तुम लोग पूरे प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे टफ पोर्शन देख रहे हो, नहीं समझ में आए तो बता दो। अब आ जाते हैं NCERT क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन आपका कैसे हो रहा है, ATP यहाँ पे आप कैसे फॉर्म कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, प्रोटॉन को निकाल,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तुम्हें समझ में आता है ना, जब तुम H प्लस आयन और OH माइनस लिखते हो तो दैट इज नॉट द प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, उसी को भी हम लोग H प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आती है ना सबको? तो एंड इलेक्ट्रॉन का निकलना है, प्रोटॉन का H प्लस आयन आप निकाल रहे हो, इसको निकाल रहे हो तो प्रोसेस क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड उस एनर्जी से आप फॉस्फोराइलेशन कर रहे हो, एटीपी का सिंथेसिस कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? जो आपको जीटीपी मिला था, जो आपका फॉस्फोराइलेशन हुआ था क्रेब्स साइकिल में, वो स्टेप क्या था? वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या मिला था आपको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल के हम ऑक्सीडेशन करने के बाद जो प्रोटॉन पंप जनरेट हो रहा है, उससे हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, उससे हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NAD plus H plus and FADH2. क्लियर है? ठीक है, इसीलिए ये प्रोसेस हो रही है, समराइज किया अभी मैंने स्टार्टिंग में ही। दिस इज accomplished when they are oxidized. अंडरलाइन करते चलो अपनी अपनी एनसीईआरटी। एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH, इसको हमें क्या करना है? रिलीज करना। क्लियर? दिस इज accomplished when they are oxidized. जब इनको हम क्या करेंगे? रिड्यूस्ड होके आए हुए हैं, इनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो इनसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन द ऑक्सीजन, जो आपका लास्ट में आएगा हीरो। क्लियर? सबसे लास्ट स्टेप में आएगा ऑक्सीजन, और क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देगा, एंड वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं उसको भी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा वर्क करेगा, सबसे लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 के पास आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर करेगा, एंड वहां पे उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में उस कॉम्प्लेक्स में कॉपर होता है, कॉपर एलिमेंट होता है। कॉपर का क्यूप्रिक फॉर्म क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है, वो ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को, एंड अगेन वो जो वहां पे H प्लस प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइंड होके आपका वाटर को फॉर्म कर दे। क्लियर? तो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समरी है टीटीएस में होगा क्या। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called as electron transport system. मेटाबॉलिक पाथवे जिसके थ्रू ये आप जो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंटर कराए, कैरियर मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को लेके एंटर किए हैं, और उससे आप पूरा उनको ऑक्सीडाइज करके रिलीज करने वाले एनर्जी को, उस मेटाबॉलिक पाथवे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एमसीक्यू है, मार्क करना। metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system, and last step में oxygen reduce होगा, and it is present in the inner mitochondrial membrane. कहाँ लोकेशन है? inner mitochondrial membrane. क्लोरोप्लास्ट के केस में मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस और इनर सरफेस था, क्योंकि थैलेकॉइड इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इस तरीके के वर्ड ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase. अब देखो, आपको एक MCQ डायरेक्ट याद रखना है, सारे कॉम्प्लेक्स के नेम, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। इमेज देखोगे घबरा जाओगे, एकदम जैसे बता रही हूँ वैसे सुनते चलो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का नेम क्या है? NADH dehydrogenase। क्लियर?
इट मीन्स कि NADH अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देगा, प्रोटॉन देगा। क्लियर है? पहले हाइड्रोजन देगा, डिहाइड्रोजनेज हम बोल रहे हैं मतलब हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन दिया मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे दिया। क्लियर बेटा? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। तो कॉम्प्लेक्स वन को कौन इलेक्ट्रॉन देता है? NADH.H। इज इट क्लियर? NADH ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो भी देखेंगे। अभी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप MCQ डिफाइन करो। इलेक्ट्रॉन NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से किसके पास गया? यूबिक्विनोन के पास। क्लियर? यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, पैरेलली प्रोटॉन को भी लेगा ताकि उसकी बैलेंसिंग बनी रहे। और ये सब अपने आप में स्टेबल है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेके बैठेगा नहीं। समझो मेरी बात को, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेके बैठेगा नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो यूबिक्विनोन रिड्यूस होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को देगा, अगेन ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, लोकेशन ध्यान में रखो। यूबिक्विनोन also receives reducing equivalent via FADH2 complex, जो आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स 2। फिर अंडरलाइन करना, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? FADH2 कॉम्प्लेक्स। ये क्या है आपका? ब्रैकेट में हमेशा चलना चाहिए कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जहां सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, वही कॉम्प्लेक्स that is generated during oxidation of succinate in the citric acid। तो कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन किसने दिया बेटा? कौन दे रहा है? FADH2 ने कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन दिया। That is generated during the oxidation of succinic acid in the citric acid cycle। सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो उसमें फ्यूमरिक एसिड फॉर्म हुआ था एंड FADH2 ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, प्रोटॉन को रिसीव किया था वहां पे और FADH2 बन गया, FAD+ ने रिसीव किया। अब रिड्यूस यूबिक्विनोन है, इसको हम बोलते हैं यूबिक्विनोन, ये भी MCQ है। वो यूबिक्विनोन जिसने NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, वो हो गया आपका रिड्यूस्ड एंड दैट इज नोन एज यूबिक्विनोल। इज इट क्लियर? क्लियर है? इज देन ऑक्सीडाइज। अब फिर से वो ऑक्सीडाइज हो, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को कोई कैरी नहीं करेगा। जैसे जस्ट सपोज ये आपका फर्स्ट ए मॉलिक्यूल आया जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ये लेते ही रिड्यूस्ड हो गया, देन अगेन ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है? ए ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया। अगली मॉलिक्यूल जो इससे रिसीव करेगा, बी ने रिसीव किया तो बी रिड्यूस्ड हो जाएगा, फिर बी देगा तो बी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। प्रोसेस को समझो एकदम अच्छे से बेटा। is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C। अंडरलाइन करो, cytochrome C via cytochrome BC1 complex। This is the complex third। Cytochrome C is the part of cytochrome BC1 complex which is known as complex third। कुछ नहीं, टेबल बनाना, देखो टेबल बनाना, कॉम्प्लेक्स 1 उसका जनरल नेम यहाँ पे लिखो कि क्या है वो, कॉम्प्लेक्स 2 जनरल नेम क्या है, और यहाँ लिखो कि उसको कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वो किसको कर रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है, प्रोसेस यहाँ लिखो, है क्या उसका नेम यहाँ लिखो, और कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स 1 नंबरिंग 2 3 इधर लिखो। इज इट क्लियर? इस तरीके का सबको टेबल बनाना है, आज होमवर्क है ये। तो BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। पहला कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेज, सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH2 डिहाइड्रोजनेज एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ? तो साइटोक्रोम C क्या है? पार्ट ऑफ BC1 कॉम्प्लेक्स है। अभी देखते हैं कैसे बेटा, सबको देखें। साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये क्वेश्चन है बेटा। C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane। ध्यान रखो, outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier।
अभी मैं ऐसे ए को दे रही थी, बी को दिया है इसने, ऐसे बात कर रही। अब एक तो ये है कि इसने दिया, ठीक है, एक ये है कि ए सी के पास घूम के चला गया या बी के पास मूव होके चला गया। तो ऐसी टेंडेंसी किसके पास होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी कैसे बिहेव करता है? मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो मूवमेंट किया और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा 3 और 4 में। अभी देखते हैं कैसे करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखना। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन and act as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में ट्रांसपोर्ट कराएगा। नाउ कॉम्प्लेक्स 4 तक आ गए हम लोग, लास्ट है ये, क्लियर। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। दिस इज अगेन कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है, refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A। इसके यूनिट पूछते हैं बेटा, इसमें क्या क्या है और क्या सीक्वेंस है। A, A3 and 2 कॉपर सेंटर। साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है एंड 2 कॉपर के सेंटर है। यही कॉपर के सेंटर के पास आएगा ऑक्सीजन। क्लियर, साइटोक्रोम 4 तक। When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase. That is complex 5। जो आप केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में एटीपी सिंथेज देख रहे थे, वो इस ETS का क्या है, वो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स 5 की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स 5 नहीं पूछता है तो लास्ट कॉम्प्लेक्स वहां पे आपको ऑप्शन में नहीं है, तो आपको साइटोक्रोम 4 को देना है। कॉम्प्लेक्स 4 लास्ट रहेगा जिसके पास साइटोक्रोम A3 एंड आपका 2 कॉपर सेंटर होता है। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन समझो। एटीपी सिंथेस को हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आप कॉम्प्लेक्स में नहीं वो करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। एंड ऑक्सीजन आपका कहाँ पे आएगा? कॉम्प्लेक्स 4 के साथ आता है। इज इट क्लियर? कॉपर के पास आएगा, ये जो कॉपर लिखा है ना, कॉपर सेंटर, यहीं पे ऑक्सीजन आता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि विच वन इज द लास्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहां आपको कॉम्प्लेक्स 4 को करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स 5 देखो, ये तो आपका जाना पहचाना है ना बेटा, एटीपी सिंथेस। इससे हम क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ते हैं, टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको ट्रैप करके एटीपी को फॉर्म करते हैं। For the production of ATP from ADP and inorganic phosphate, PI आएगा, ADP आएगा और प्रोडक्शन हो जाएगा। The number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron donor। ATP कितना सिंथेसाइज होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था, NADH था या FADH2 था। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जो हम शुरू से बता रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि इनको 3 एनर्जी गैप मिलेगा। while that of one molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP, क्योंकि इसको 2 एनर्जी गैप मिलेगा। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage। This is question, सब MCQ है जो मार्क कर रहे हैं बेटा। टर्मिनल स्टेप मतलब एंड में, एकदम एंड वाले प्रोसेस में ही रोल आया है इसका। तो टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस में ही ऑक्सीजन का रोल आया और बहुत ही लिमिटेड रोल है। सिर्फ क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेते ही क्यूप्रिक क्यूप्रस में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड वहां पे वाटर की सिंथेसिस हो जाएगी। The presence of oxygen is vital air है ये, since it drives the whole process by removing hydrogen from the system। क्या कर रहा है ये? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। क्यों? जैसे हम देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें बढ़ाना है, तो जो H+ प्रेजेंट है उसको हम ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा OH माइनस में, पहले H+ को लेगा, OH माइनस बना एंड देन OH माइनस और H मिलके वाटर बना देंगे। तो HH जब मिल रहा है तो वहां पे क्या होगा? कंसंट्रेशन यूटिलाइज होगा। ठीक है बेटा। ऑक्सीजन एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दिस इज अगेन MCQ। हाइड्रोजन एक्सेप्टर में हिडन है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन लास्टली एक्सेप्ट कर रहा है,
फिर क्या बोला, प्रोटॉन को भी ले रहा है तभी तो OH बनेगा। क्लियर। फिर वो हाइड्रोजन आयन के साथ पहले O2 OH बनाएगा, देन ये H प्लस के साथ बाइंड करेगा एंड फाइनली आपका H2O बनेगा। सेम स्प्लिटिंग वाले का रिवर्स रिएक्शन है बेटा, करके देखो। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर से कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कि इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया मतलब इसने H को एक्सेप्ट किया है। H इज इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा ना। पहला पहला मॉलिक्यूल, पहला एलिमेंट है आपका पीरियोडिक टेबल का, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration, it is the energy of oxidation reduction. ध्यान से देखो, energy of oxidation reduction, क्योंकि यही आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन में वहां पे अलग अलग फैक्टर थे। प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए वाटर स्प्लिटिंग रोल प्ले कर रहा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से H प्लस आयन को डोनेट कर दे रहे थे ल्यूमेन में, वो रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे आपका मेन प्रोसेस क्या हो रहा है, हम उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है आपका, कंप्लीटली उसको हम रिड्यूस कर, उसका ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन कर ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो ये एनर्जी जो जनरेट हो रही है इसमें, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस। केमियोस्मोटिक थ्योरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, लेकिन उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस मेन रोल प्ले कर रही है। इज इट क्लियर? इट इज फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इंट्रोडक्टरी में ही मैंने बताया अभी शुरू शुरू में ही कि क्यों इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। किसी को कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्रोटॉन को निकाला, क्या कर दिया है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन करते जा रहे हैं एंड उसी से हर जंप पे जैसे बॉल की एनर्जी कम होती है वैसे हर इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास इलेक्ट्रो एनर्जी कम हो रही है एंड इसी से एनर्जी गैप बन रहा है। वो एनर्जी गैप अलोंग विथ प्रोटॉन जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट होगा मेम्ब्रेन पे, उससे एनर्जी रहेगी एंड वही जब ब्रेक डाउन होगा एटीपी सिंथेज से, तो वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और लाइट तो यहाँ यूज ही नहीं हुआ है, फोटो की तो बात ही नहीं। You have already studied about the mechanism of membrane-linked ATP synthesis as explained by the chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized is synthesizing ATP with the help of ATP synthase. That's why this is complex 5. आपको याद रख क्लियर है यहाँ तक? सुनाई दिया? एटीपी सिंथेसिस आपकी केमियोस्मोटिक थ्योरी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, F1 एंड F0। लोकेशन रिकॉल करो, F0 की एम्बेडेड होगी, F1 की बाहर की तरफ हेड पीस होगा। अभी क्वेश्चन आया था ये, बच्चे सीनियर्स तुम्हारे दे रहे थे तो। The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains the site for the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। इसलिए ये क्या होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। और F0 क्या होगा, एम्बेडेड होगा। इज एन इंटीग्रल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मतलब एम्बेडेड होगा, मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ। that forms the channel through which proton cross the inner membrane। और उसी से वो फोर्स जो वहां पे जनरेट होगा, प्रोटोमोटिव फोर्स, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP। फाइनली आपका ATP प्रोड्यूस हो जाएगा। स्क्रीन ब्लैंक है, सबको ब्लैंक दिख रही है?
अभी बताओ। मिथिला दिख रहा है बेटा? देखो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, तो पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, two hydrogen plus ऊपर आएगा passes through the F0 from the intermembrane। ये बस आप काउंट या लिख लेना। एक एटीपी के प्रोडक्शन के लिए जो नीड होती है उसमें दो हाइड्रोजन पंप करने चाहिए। membrane space to the matrix, towards the matrix move करेगा from the perimitochondrial space down the electrochemical proton gradient। this is MCQ। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के टुवर्ड्स मूव कर रहा है एंड दिस इज द डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या तो हो गई कहानी खत्म एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फटाफट थोड़ा सा एनसीईआरटी का इमेज देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई, एक लीनियर इमेज बना हुआ है, इसको ध्यान से सुनो, एकदम अटेंटिव होकर सुनना। क्लियर? दिस इज फर्स्ट, जिसको हम बोल रहे हैं कि NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, उसको इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया? NADH ने। NAD प्लस रीजेनरेट हो गया, ये चला जाएगा वापस क्रेब्स साइकिल के लिए। क्लियर बेटा? FMN को इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? FMN को। जिसको भी इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है? रिड्यूस्ड होने की, जिसमें H ऐड होता हुआ दिखेगा। एंड दिस इज आयरन सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी फेरिक आयन फेरस में कन्वर्ट होता है एंड FMN मतलब फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सबके फुल फॉर्म हम लिख के एक बार दे देंगे तुम्हें, ठीक है, कल देते हैं। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसको कन्वर्ट किया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड है तो FMNH2 में कन्वर्ट हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अगेन ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, FMN रीजनरेट हो जाएगा। एरो देखो एकदम अच्छे से ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया? यूबिक्विनोन या क्विनोन, ठीक है, क्विनोन ने लिया। क्विनोन यहाँ पे क्या